डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू इंग्लिश क्वेस्ट। आज हम लोग क्लास 12th में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वोकेबुलरी का, हमें पता है उसमें वोकेबुलरी से 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप के होते हैं। उसमें वोकैब में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले आपका आता है एंटोनिम और सिनोनिम। इनके अलावा एंटोनिम सिनोनिम के अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है। उसी क्रम में होमोफोन्स आते हैं और फिर आपका ये इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं। ठीक है, तो उसी ये दो दो नंबर में पूछे जाते हैं और ये एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। इसमें यदि आपने पढ़ लिया है, अच्छे से इसकी तैयारी कर ली है, कम से कम एक दो बार उसको देख लिया है, तो चूंकि एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं तो इसमें संभावना रहती है कि आप कोई भी जो है क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें दरअसल 4 ऑप्शंस होते हैं उस और आपको सही ऑप्शन चुनना होता है। तो उसकी 2 चीज़ें हैं सही ऑप्शन करने के लिए। या तो आपको सही वाला ऑप्शन पता हो, तो बाकी आप छोड़ देंगे और सही को चुन लें, राइट? या फिर उसमें एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब हमारे पास तो विधियाँ होती हैं जिससे हम उसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है? यदि 3 वर्ड्स हमको पता है कि वो 3 में से कोई नहीं है और चौथा वर्ड जो आपका सही है, वो नहीं पता है कि वो उसका मतलब क्या है। तो जब 3 को आप हटा देंगे, तो चौथा ऑटोमैटिक क्या है, वो सही हो जाएगा। तो इसमें गलत नहीं होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। अब देखेंगे कि इसमें पहले तो हमने कुछ कलेक्शन इकट्ठा किए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेक्शन है। ये भी पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, लेकिन अभी हमने इसमें ईयर मेंशन नहीं किया है कि कौन-सा किस ईयर में आया है। आगे जब आप देखेंगे, आगे की लिस्ट में, तो वहाँ पर जो है वो भी मेंशन किया गया है कि कौन-सा इडियम फ्रेज़ और कब किस ईयर में पूछा गया है, ठीक है? तो समझ लें कि इडियम्स क्या होते हैं और फ्रेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले जो इडियम्स होता है जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। क्या? मुहावरे कहते हैं, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना? जिसकी लाठी उसकी भैंस, अध जल गगरी छलकत जाए, इस तरीके से हम बोलते हैं। ये क्या है? मुहावरे हैं। और फ्रेजेस क्या है? फ्रेजेस दरअसल ये समूह होता है शब्दों का, जिसमें वर्ब्स होती हैं, कोई निश्चित वर्ब्स होती हैं और उनके साथ में क्या लगा हुआ होता है, या तो सर्टेन एडवर्ब लगा होता है, या फिर क्या आपका कोई प्रीपोजिशन लगी होती है, सर्टेन प्रीपोजिशन लगी हुई होती है, ठीक है? तो उसका जो शाब्दिक मीनिंग है वो अलग होता है उसके व्यवहारिक मीनिंग से। जैसे हम कोई वर्ड ले लेते हैं, लिखा है बियर, तो बियर माने क्या होता है? बर्दाश्त करना, ठीक है? क्या करना? बर्दाश्त करना। लेकिन बियर के साथ में हमने प्रीपोजिशन जब जोड़ दिया, क्या? बियर अप जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? अप। तो इसका मतलब हो जाएगा, मीनिंग क्या हो जाएगा? बर्दाश्त से लेना देना कुछ नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा टू विन, जीतना। क्या हो जाएगा? जीतना हो जाएगा, राइट? लेकिन जब बियर के साथ में हमने यहाँ पे डाउन प्रीपोजिशन यूज़ कर लिया, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्रश कर देना, कुचल देना। तो आप देख रहे हैं वर्ड यहाँ पर सेम वर्ड है, लेकिन प्रीपोजिशन के अलग हो जाने से इसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जा रहा है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फ्रेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेजेस। तो इडियम्स और फ्रेजेस हमें अ, इसमें समझ में आ गया होगा कि क्या होती हैं, है ना? जैसे हम कोई वर्ड ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया इसी में से अ ब्लैक शीप, कोई बदनाम शीप। तो ब्लैक माने क्या होता है? काला होता है। शीप माने क्या होता है? भेड़ होती है। काली भेड़ से यहाँ तात्पर्य नहीं है, ठीक है? ये काली भेड़ का मतलब क्या है? यह उस व्यक्ति से इसका अर्थ निकाला जाता है, लगाया जाता है, जैसे कि व्यक्ति कुख्यात हो गया हो, बदनाम रहा हो, है ना? जैसे हम कहते हैं कि एवरी फैमिली हैज़ अ ब्लैक शीप, मतलब हर परिवार में क्या है? कोई एक ना एक ब्लैक शीप है। तो ब्लैक शीप मतलब यहाँ पर नहीं कि आपके घर में कोई भेड़ बंधी हुई है, राइट? नो, यहाँ पर उस व्यक्ति से मतलब बताया जा रहा है, मीनिंग निकाली जा रही है कि जो कहीं ना कहीं क्या हो चुका है? बदनाम है, उसके संबंध में। क्लियर? तो अब तो समझ में आ गया होगा कि इडियम्स क्या होते हैं, जिनको हम मुहावरे कहते हैं, है ना, हिंदी में। और फ्रेजेस क्या कहते हैं? फ्रेजेस किसको कहते हैं? मीन्स एक शब्दों का वह समूह, वाक्यांश, एक जिसमें जिसका मीनिंग क्या होता है? लिटरल मीनिंग अलग निकलता है और उसका व्यवहारिक मीनिंग अलग होता है, ठीक है? किसी निश्चित वर्ब में निश्चित जब हम प्रीपोजिशन या जो एडवर्बियल पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आप एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत ही ध्यान से। तो सबसे पहला हमारे पास जो वर्ड है, अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस। तो बेड माने बिस्तर, रोजेस मीन्स गुलाब,
तो यहाँ पर कोई बिस्तर बना हुआ रखा नहीं है गुलाब का, जो वास्तविक गुलाब हैं और उनसे बना हुआ। यहाँ पे तात्पर्य निकाला जा रहा है। यदि आपने इनको पढ़ा नहीं होगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि बेड का मतलब आप बिस्तर निकालेंगे, रोजेस का मतलब आप गुलाब निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर वाक्य के हिसाब से आपको वहाँ पर मीनिंग निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी है कि इसको हम कम से कम, है ना, 2-4 बार पढ़ाई ज़रूर कर लें। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें, फिर रिवीजन कर लेंगे। तो बेड ऑफ रोजेस मतलब क्या है? फूलों की सेज, अर्थात बहुत आसान या आरामदायक स्थिति। जैसे कोई भी काम आप करते हैं और वो काम यदि बहुत ही सरल है, आसान है, तो आप कह सकते हैं, है ना, कि ये काम बिल्कुल कैसा है? कंफर्टेबल है, आरामदायक है। ठीक है, इट इज़ अ बेड ऑफ रोजेस। लेकिन जब हम किसी वो काम हमारे लिए सरल ना हो, आरामदायक ना हो, तो हम क्या कहते हैं? दैट दिस वर्क इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जैसे किसान का जो जीवन है, किसान को धूप में, पानी में, है ना, हर वक्त जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आप कह सकते हैं फार्मर्स लाइफ, क्या? फार्मर्स, है ना, फार्मर्स लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस मीन्स जो किसान का जीवन है वह कोई, ठीक है, फूलों की सेज नहीं है। मीन्स वो आसान काम नहीं है। आपको यहाँ पर भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आप इनको भी देख लें। लाइफ इज इन अ विलेज, गांव का जो जीवन है, इज नॉट ऑलवेज एट अ बेड ऑफ रोजेस। गांव का जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है, वहाँ पर भी बहुत सारी जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रनिंग अ यूट्यूब चैनल इज़ एक्साइटिंग, है ना, एक्साइटिंग तो होता है। यूट्यूब चैनल को हर कोई जो है स्टार्ट कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्साइटमेंट दिखाता है, परंतु बट इट इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, मतलब कहने का तात्पर्य है ये कोई आसान काम नहीं है, मेहनत लगती है, समय लगता है, बुद्धि लगती है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया होगा कि अ बेड ऑफ रोजेस मतलब क्या होता है? कंफर्टेबल एंड इजी कार्य। ठीक है, जैसे सोल्जर्स लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, स्टूडेंट्स लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू, अब यहां पर यदि इसका आप शाब्दिक मीनिंग निकालेंगे तो बर्ड मतलब चिड़िया, आई मीन्स आंख, व्यू मतलब दृष्टि, तो इसका अलग अलग मतलब निकालेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए इसी को हम क्या बोलते हैं? यही आपके मुहावरे हैं, मुहावरे के हिसाब से इनका लोगों ने जैसे प्रयोग किया है वैसे हमको इसका मतलब समझना होगा। तो अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या है? जैसे आप इसको याद करने के लिए, जैसे चिड़िया जा रही उड़ती हुई, और वो क्या करती है, किसी गांव से या किसी जगह से निकल रही, तो वो क्या करती है, उसको चलते चलते मतलब उड़ते उड़ते आसमान में अपनी नज़र दौड़ाती है। आप कहीं ना कहीं वहां से इसको लिया गया होगा। तो आप कह सकते हैं जब किसी चीज़ पर, किसी विषय वस्तु पर आप अपनी जो है सरसरी नज़र दौड़ाते हैं, मीन्स बहुत ही, है ना, उसको एक संक्षिप्त रूप से उसे देखते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अब बर्ड्स आई व्यू हो जाएगा, सरसरी नज़र से किसी चीज़ को देखना। जैसे यहाँ पर द टीचर गेव अस, अध्यापक ने हमें दिया बर्ड्स आई व्यू, क्या कराया? सरसरी निगाह, है ना, दौड़ाई ऑफ द होल सिलेबस इन अ पीरियड, मतलब एक ही पीरियड में अध्यापक ने हम लोगों को सरसरी निगाह से पूरे सिलेबस को कवर करवाया। ठीक है, मीन्स उसने हम लोगों को क्या किया? एक अर्थ, एक बर्ड्स आई व्यू करवाया, मीन्स सरसरी निगाह से पूरे सिलेबस पर उसने क्या किया? रिवीजन करवाया। ठीक है, फ्रॉम द हिल, हिल से, पहाड़ी से, वी गॉट अ बर्ड्स आई व्यू, हमें एक बर्ड्स आई व्यू दिखाई पड़ा, सरसरी निगाह संक्षिप्त रूप से, है ना, ऑफ द एंटायर सिटी, मीन्स आप कह सकते हैं पहाड़ी से, दूर से हमें क्या दिखाई पड़ा? एक बर्ड्स आई व्यू दिखाई पड़ा, सरसरी निगाह से, मतलब संक्षिप्त रूप से हमें दृष्टि जो है व्यू दिखाई पड़ा। ठीक है, आप जैसे यूज कर सकते हैं, यू शुड हैव अ बर्ड्स आई व्यू, है ना, यू शुड हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑन योर चैप्टर, है ना, या सेक्शन या बुक, आपको सरसरी निगाह से इस चैप्टर को पढ़ लेना चाहिए, इस किताब को देख लेना चाहिए, इस फाइल को देख लेना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब बर्ड्स आई व्यू मतलब सरसरी निगाह से किताब को देखना, है ना, चैप्टर को पढ़ना, तो कोई फाइल देखना, सरसरी निगाह से मतलब चलते फिरते। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ेंगे, ब्लैक शीप। ब्लैक माने काला, शीप मीन्स भेड़, काली भेड़। तो यदि आपके घर में कोई भेड़ बंधी हुई है उससे उसका मतलब नहीं है, यहाँ पर व्यक्ति से मतलब है। मीन्स जो व्यक्ति कैसा हो, बदनाम हो गया हो, है ना, मतलब परिवार के लिए वह एक ब्लॉट बना हुआ हो, धब्बा बना हुआ हो, उस व्यक्ति के लिए हम ब्लैक शीप कहते हैं। ठीक है, परिवार का नाम जिसकी वजह से क्या हुआ हुआ हो, बदनाम हुआ हो, उसी को क्या बोलेंगे, अ ब्लैक शीप। देयर देयर यंगर सन इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। उनका, उन लोगों का जो यंगर सन है, ठीक है, इज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। वह, उनका जो ब्लैक शिप है, उनका जो लड़का है, वह परिवार के लिए एक धब्बा है, एक काली भेड़ है, अ ब्लैक शिप है। ठीक है, द कंपनी रिमूव्ड द ब्लैक शिप। कंपनी ने क्या किया, रिमूव कर दिया, हटा दिया, किसको, ब्लैक शिप मीन्स उस बदनाम व्यक्ति को। ठीक है, फ्रॉम द टीम, टीम से, टू सेव इट्स रेपुटेशन, मतलब पर जो है अपनी रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए, बचाने के लिए उसने उस बदनाम व्यक्ति को क्या किया, कंपनी से, कंपनी की टीम से निकाल दिया। तो समझ में आ गया। अभी तक हमने कितने वर्ड पढ़े हैं, पहला वर्ड हमारा था अ बेड ऑफ रोजेस, और दूसरा था अ बर्ड्स आई व्यू, और तीसरा आपका वर्ड है अ ब्लैक शिप। इनको ध्यान रखिए। ठीक है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट माने क्या होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, फ्रॉम से ब्लू, नीला। तो यदि आप इसका अलग अलग वर्ड निकालेंगे, नट बोल्ट, नो, ऐसा कुछ नहीं, फ्रॉम से ब्लू, तो इस तरीके से यहाँ पर यदि हम उस बोल्ट को ले लें, जैसे नट बोल्ट जो होता है आपका, तो बोल्ट वो क्या है, लोहे का यदि है, और किसी को यदि आप क्या कर दें, अचानक फेंक कर मार देते हैं, तो उसके लिए वो क्या होता है, बहुत ज़बरदस्त उसको चोट लगती है। आप इसको इसको समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बाकी दिमाग उसमें उसका कोई मीनिंग नहीं होता उससे। तो यहाँ पर क्या है, अब अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, मान के चलिए कि किस कोई ऐसी आकस्मिक घटना होती है जो कि असहनीय हो, तो कहते हैं कि उसको, है ना, एक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू से सिचुएशन से गुजरना पड़ा। ठीक है, आकस्मिक दुखद घटना, अचानक आघात, जिसको सुनने के बाद व्यक्ति को है सदमा पहुंच गया है। हिज रजिस्ट्रेशन वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। रेजिग्नेशन, हिज रेजिग्नेशन, उसका इस्तीफा क्या था, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर द होल स्टाफ। मीन्स स्टाफ में जब एक व्यक्ति ने क्या किया, अपना इस्तीफा दे दिया किसी कारणवश, तो बाकी टीम मेंबर्स ने सोचा नहीं था। यह एक प्रकार से उन स्टाफ के लिए एक बोल्ट, है ना, फ्रॉम द ब्लू हो गया, क्योंकि उस उनकी वजह से या उस जो है स्टेप की वजह से पूरी स्टाफ को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। द न्यूज़ ऑफ द स्कूल्स क्लोजर। ठीक है, स्कूल के बंद होने की जो खबर है, केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कि वो स्कूल बंद हो गया है, अब वो नहीं चलेगा। यह एक प्रकार से क्या है, या सरकार के किसी आदेश के आने की वजह से यदि किसी संस्था पर, है ना, उसको बंद करना पड़ गया है, तो क्या है, अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। इसको बहुत ही अच्छे से समझना है, जैसे किसी की पासिंग अवे की सूचना यदि मिलती है ना, ठीक है, जैसे हम सुनते हैं, हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज, hearing the news of his son's exile, Dashrath felt a bolt from the blue. महाराज दशरथ फेल्ट अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। मीन्स महाराज दशरथ ने जब अपने पुत्र के एग्जाइल के बारे में सुना, है ना, तो उनके लिए यह खबर कैसी साबित हुई, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू साबित हुई। अचानक मतलब उनको आघात लग गया, सदमा लगा। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ, अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन मीन्स क्या होता है, हड्डी। तो अब यहाँ पर हड्डी इसका मीनिंग आप नहीं निकालेंगे, लेकिन समझने के लिए आप इसको समझ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे बोन, एक हड्डी पड़ी हुई है कुत्तों के सामने, कई कुत्ते हैं, और उस एक हड्डी के लिए क्या करते हैं, वो झगड़ा करते हैं, है ना, डिस्प्यूट करते हैं, कंटेंशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, झगड़े की जड़, विवाद का कारण। द प्रॉपर्टी हैज़ बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन अमंग दी ब्रदर्स, है ना, जो प्रॉपर्टी है वह एक बोन ऑफ कंटेंशन बन गई, झगड़े की जड़ बन गई, किसके बीच में, अमंग द ब्रदर्स, भाइयों के बीच में। फीस हाइक इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द मैनेजमेंट। मतलब स्कूल की फीस बढ़ जाने से, कॉलेज की फीस बढ़ जाने से विद्यार्थियों और मैनेजमेंट के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। तो आप कह सकते हैं, है ना, फीस हाइक, फीस बढ़ोतरी जो है वह एक बोन ऑफ कंटेंशन हो गई है, झगड़े की जड़ हो गई, किसके बीच में, विद्यार्थियों और मैनेजमेंट के बीच में। मीन्स विद्यार्थियों और मैनेजमेंट के बीच में झगड़े की जड़ क्या है, फीस हाइक, फीस की बढ़ोतरी। नेक्स्ट वर्ड है अ कोट एंड बुल स्टोरी।
सॉरी, अ कॉक एंड बुल स्टोरी, है ना। अब इसका शाब्दिक मीनिंग पे आप समझ लीजिए, कॉक मतलब मुर्गा और बुल मीन्स आपका जो बैल, स्टोरी कहानी, मुर्गे और बैल की कहानी मीन्स। अब यहाँ पर इनकी मीनिंग यदि आप निकालेंगे तो कोई लेना देना इनसे नहीं है, अलग अलग है। तो कुल मिलाकर के जब मुहावरे के यूज के रूप में यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मनगढ़ंत कहानी। क्या कहानी, मनगढ़ंत कहानी, अविश्वसनीय गपशप, ठीक है। अनबिलीवेबल स्टोरी, अनबिलीवेबल गॉसिप स्टोरी, जैसे द बॉय गेव अ कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट मिसिंग हिज होमवर्क। बच्चे से जब पूछा गया कि तुमने होमवर्क अपना किया है कि नहीं, तो उसने कौन सी कहानी सुनाई, अ कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स एक मनगढ़ंत कहानी बताई कि हमने वहाँ पर कॉपी रख दी थी, वहाँ से चली गई कॉपी, गायब हो गई। इस तरीके से उसने क्या किया, द बॉय गेव अ कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट मिसिंग हिज होमवर्क, कि उसका होमवर्क गायब हो गया है, राइट। नो बडी बिलीव्ड हिज कॉक एंड बुल स्टोरी, कोई किसी ने भी उसकी कॉक एंड बुल स्टोरी की कहानी में विश्वास नहीं किया। नो बडी बिलीव्ड, किसी ने विश्वास नहीं किया उसकी कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट सीइंग अ घोस्ट, जब उसने कहा कि उसने क्या देखा है, घोस्ट देखा है, एक भूत देखा है, आत्मा देखी है, तो उसकी ये कहानी कैसी थी, है ना, एक कॉक एंड बुल स्टोरी टाइप थी, इसलिए किसी ने उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, उसको सुना नहीं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला वर्ड है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स मीन्स, डार्क मीन्स काला, अंधेरा, हॉर्स मीन्स घोड़ा। तो यहाँ पर यदि आप किसी लिटरल मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब डार्क मीन्स जो काला है, हॉर्स मीन्स घोड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका जो व्यवहारिक मीनिंग है वो क्या है, छिपा रुस्तम होना। छिपा रुस्तम मतलब अ, जिसकी क्षमता पहले ना जानी गई हो। जैसे कहते नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत सीधा साधा दिख रहा हो, लेकिन बहुत भोंदू दिख रहा हो, लेकिन उसकी सफलता ने, है ना, जब शोर मचाया तो सब लोगों को पता चल गया कि वास्तव में भाई इसको लोग हल्के में ले रहे थे, लेकिन यह तो क्या निकला, एक छिपा रुस्तम निकला। क्या निकला, छिपा रुस्तम मीन्स उसने अपने पोटेंशियल को लोगों के सामने, है ना, अभी तक रखा नहीं था, लेकिन आज उसकी सफलता ने क्या किया, ये साबित कर दिया कि वास्तव में वह एक छिपा रुस्तम है, ठीक है। द न्यू स्टूडेंट, जो नया विद्यार्थी है, टर्न्ड आउट टू बी, वह साबित हो गया टू बी अ डार्क हॉर्स, कि वो एक क्या है, डार्क हॉर्स है इन द फाइनल एग्जाम। जिन लोगों ने उस नए विद्यार्थी के बारे में धारणा बना रखी थी, अरे इसको कितना आता जाता है, ये क्या कर सकता है, लेकिन जब फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आया तो लड़के ने टॉप कर दिया, टॉप कर दिया और साबित कर दिया कि वास्तव में वह एक डार्क हॉर्स है। कैसा हॉर्स है, डार्क हॉर्स, ठीक है। मतलब छिपा रुस्तम निकला, जबरदस्त तरीके से उसने, है ना, सफलता अर्जित की है, राइट। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, इन द मैच, मैच में अ डार्क हॉर्स प्लेयर, एक छिपा रुस्तम खिलाड़ी, सडनली चेंज द गेम, जिसके बारे में किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि ये कुछ अच्छा कर सकता है, लेकिन उसने जब प्रदर्शन किया तो सब के सब क्या है, अवाक रह गए, क्योंकि उसने सफलता अर्जित कर ली, ठीक है। जबरदस्त सफलता टीम को दिलाई और साबित कर दिया कि वो वास्तव में क्या है, एक डार्क हॉर्स है। अ डार्क हॉर्स, छिपा रुस्तम खिलाड़ी है, उसमें भी वो पोटेंशियल है, ठीक। तो बताइए कौन कौन से वर्ड्स आपने सीखे। पहला वर्ड आपका था अप, अप रोजेस, ठीक है। दूसरा वर्ड था आपका अ बर्ड्स आई व्यू। तीसरा वर्ड आपका क्या था, तीसरा वर्ड आपका था ब्लैक सीप, ठीक। चौथा वर्ड आपका था अ बोल्ट फ्रॉम, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। पांचवा अ बोन ऑफ कंटेंशन। छठा वर्ड आपका है अ कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। और सेवेंथ वर्ड आपका रहा इसका डार्क हॉर्स। नेक्स्ट वर्ड आपका है अ डॉग इन द मैंगर, अ डॉग इन द मैंगर, ठीक है। इसका जो मीनिंग है वो क्या होगा, डॉग, अ डॉग इन द मैंगर, इसका जो व्यवहारिक मतलब है वो क्या है, स्वयं उपयोग ना करके दूसरों को भी ना कर देना, ठीक है। स्वयं भी नहीं उपयोग करना और दूसरे को भी उपयोग ना करने देना। एक ऐसा व्यक्ति, है ना, जो किसी काम में स्वयं ना आगे बढ़ रहा हो, सफलता ना अर्जित कर पा रहा हो,
और वो दूसरे को भी उसमें सफलता ना पाए, इसलिए वो क्या कर रहा हो, प्रयास कर रहा हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, अ डॉग इन द मैंगर, अ डॉग इन द मैंगर। ही नेवर यूजेस द प्लेग्राउंड बट स्टॉप्स अदर्स। वह कभी भी प्लेग्राउंड को नहीं यूज करता है, लेकिन स्टॉप करता है, रोकता है दूसरों को भी, मतलब दूसरों को भी वह यूज नहीं करने देता है। ही इज अ रियल डॉग इन द मैंगर। वास्तव में वह एक क्या है, रियल डॉग है इन द मैंगर। तो यहाँ पर आपका जो रियल डॉग इन द मैंगर, ये आपका क्या हो जाएगा, एडियम हो जाएगा। ठीक है, डोंट बी अ डॉग, डोंट बी अ डॉग, एक डॉग इन द मैंगर, मतलब जो है एक ऐसा डॉग मत बनो, है ना, जो ना तो कुछ अपने लिए करता है ना दूसरे को करने देता है। ठीक है, देखियो इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, डॉग मतलब कुत्ता, इन द मैंगर जो नांद है, सपोज दैट जैसे कोई जानवर है और उस जानवर के पास जो खाने के लिए, जिसमें उसको फीडिंग के लिए क्या किया जाता है, चारा पानी दिया जाता है ना, वो रखा हुआ है, उसमें चारा रखा हुआ है जानवर के लिए। लेकिन वहाँ पर एक कुत्ता आता है और कुत्ता क्या करता है, वह इसमें खाने का प्रयास करने लगता है। ठीक है, और खाता भी नहीं है, लेकिन उस जानवर को वहाँ पर वो खाना खाने भी नहीं देता है। समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य वही है, वह व्यक्ति जो स्वयं कोई चीज़ उपयोग नहीं कर रहा है और दूसरों को भी वो करने नहीं देता है, उसे हम क्या कहेंगे, अ डॉग इन द मैंगर, अ डॉग इन द मैंगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके इडियम्स हैं, है ना। यदि आपको इसमें समझने में जो है दिक्कत आ रही, तो कम से कम 2 बार इनको देखें, और मैं समझता हूँ कि आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएँगी। और जब दोबारा-तिबारा आप क्या करेंगे, रिवीज़न करेंगे, निश्चित रूप से वो चीज़ें आपको याद आ जाएँगी फटाफट। शेयर द नोट्स, डोंट बी अ डॉग इन द मैंगर, है ना? मतलब डोंट बी अ डॉग इन द मैंगर, मत बनो ऐसे व्यक्ति। शेयर द नोट्स विद योर क्लासमेट्स। जैसे आपके पास नोट्स रखे हुए हैं, लेकिन आप उनको पढ़ते नहीं हैं और ना तो किसी को दूसरे को यूज़ करने दे रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है डोंट बी अ डॉग इन द मैंगर, शेयर द नोट्स विद योर क्लासमेट्स। आप क्या करो, इन नोट्स को अपने क्लासमेट्स को शेयर कर दो, कम से कम उनको ही फ़ायदा हो जाए। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार आपका आइडियम है ये। नेक्स्ट है आपका अ फेयर वेदर फ्रेंड। बहुत ही पूछा जाने वाला है ये वर्ड, अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आप अपने व्यवहारिक वाक्यों में भी, मतलब रोज़ के बोलचाल की भाषा में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अब फेयर वेदर फ्रेंड मतलब, फेयर मतलब सुंदर, या फिर जो फेयर हो, अनफेयर ना हो, राइट। वेदर मीन्स मौसम, फ्रेंड मतलब मित्र। अब इनका यदि आप अलग अलग मीनिंग निकाल रहे हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट जा रहा है, लेकिन इनका एक एडियम के रूप में क्या प्रयोग है ना, इसे हमें देखना है। असुख, अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है सुख का साथी। क्या, सुख का साथी। अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब सुख का साथी, जो केवल अच्छे समय में साथ दे। मीन्स एक ऐसा मित्र जो आपके पास उस समय तक ना आए जब तक आप के पास सुख ना हो जाए। मीन्स सुविधाएं होंगी तो वो आपके पास है, यदि आप मुसीबत में हैं तो वो आपके पास नहीं है ना। तो वो सुख का साथी कहलाता है। क्या कहलाता है, सुख का साथी, दुख का नहीं। यदि आप मुसीबत में हैं, आपको कोई ज़रूरत है, तो वो आपको नहीं मिलेगा, आपके सामने ही नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सुख का साथी कहते हैं। भैया आपके आसपास ऐसे व्यक्ति, आपके मित्र बहुत सारे होंगे निश्चित रूप से, है ना, जो आपको याद करते हैं कब, जब आप अ, सुख में होते हैं। मीन्स आपके पास कोई समस्या नहीं होती है, आपके पास रुपया पैसा है, तब तक वो आपके साथ हैं। लेकिन आप यदि कोई मुसीबत में हैं, किसी आप डायर नीड में है, ज़रूरत में है, तो वो मित्र आपको जो है आपके सामने या आपके पास नहीं आएगा। उस मित्र को आप क्या कहेंगे, यू आर अ फेयर वेदर फ्रेंड, राइट। समझ गए। नेक्स्ट है, ही प्रूव टू बी अ फेयर वेदर फ्रेंड एंड लेफ्ट मी इन ट्रबल। वह तो भैया एक फेयर वेदर फ्रेंड निकला, मीन्स वो सुख का साथी निकला, मतलबी यार निकला, क्योंकि उसने ही लेफ्ट मी इन ट्रबल, जब मैं मुसीबत में पड़ा तो वो साथ छोड़कर निकल गया, है ना, उसने हालचाल नहीं पूछा। अ फेयर वेदर फ्रेंड डिसअपियर्स व्हेन यू रियली नीड हेल्प। एक फेयर वेदर फ्रेंड क्या करता है, वह छूमंतर हो जाता है, गायब हो जाता है आपके पास से,
है ना, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। यदि उससे पता चल जाए कि आप मुसीबत में हैं, है ना, आपको ज़रूरत पड़ी है उसकी, आपसे वो पैसे कहीं आपको पैसे की आवश्यकता है या उसके अन्य किसी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता है और उसे वो बात पता चल गई है कि आपको आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो फिर वो आपके सामने नहीं होगा। डिसअपियर्स व्हेन यू रियली नीड हेल्प। जब आपको सचमुच आवश्यकता होती है तो वहाँ से वो क्या है, गायब हो लेता है। उसे आप क्या कहेंगे, अ वेदर फ्रेंड कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे मित्रों से सावधान रहिए, बचिए। अ फार क्राई, अ फार क्राई, फार मीन्स दूर की, क्राई मीन्स चिल्लाना, तो बहुत दूर से चिल्लाना। इसका शाब्दिक मीनिंग है, इसका व्यवहारिक एक एडियम के रूप में, एक मुहावरे के रूप में मीनिंग क्या निकलेगा, बहुत दूर, बहुत अलग होना। क्या होना, बहुत अलग होना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ फार क्राई, बहुत दूर, बहुत अलग। हिज मार्क्स आर अ फार क्राई फ्रॉम व्हाट ही प्रॉमिस्ड हिज पेरेंट्स। उसके जो नंबर हैं वह क्या है, बिल्कुल अफार क्राई है। मीन्स वो तो बिल्कुल दूर निकले। फ्रॉम व्हाट ही प्रॉमिस्ड हिज पेरेंट्स, मीन्स जो उसने अपने माता पिता से प्रॉमिस किया था कि इतने नंबर हमको परीक्षा में मिलेंगे, इतने मिलेंगे, लेकिन वैसे नहीं मिले। मिले बिल्कुल जिनकी कल्पना नहीं की गई थी। ठीक है, मीन्स बिल्कुल अलग निकले, है ना, उसके प्रॉमिस से बिल्कुल अलग निकले। मान लेते हैं उसने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया कि 95% वो मार्क्स लेकर के आएगा, लेकिन 95 नहीं, वो यदि 45 पे ही अटक गया है, 50% पर ही अटक गया है, तो ये क्या हो जाएगी, अब फार क्राई हो जाएगी। द विलेज स्कूल इज अ फार क्राई। द विलेज स्कूल, जो गांव का विद्यालय है, वह क्या है, अ फार क्राई है फ्रॉम मॉडर्न स्मार्ट क्लासेस। मतलब इनका ज़मीन आसमान से कोई का अंतर डिफरेंस है। आज की जो आधुनिक शिक्षा है यदि कहा जाए, है ना, तो वह बिल्कुल अब फार क्राई है, मिलती जुलती नहीं है ना, किससे, मॉडर्न स्मार्ट क्लासेस। आज की जो मॉडर्न स्मार्ट क्लासेस हैं उसमें सारे संसाधन होते हैं, सुविधाएं होती हैं, लेकिन यदि गांव के विद्यालयों की हम बात करें तो वे आज भी क्या हैं, बिल्कुल उनकी वहाँ पर संसाधनों की कमी है, अभाव है ना। और वहाँ पर उम्मीद की जाए कि मॉडर्न शिक्षा मिलेगी, तो वह एक प्रकार से क्या है, अफवार कराई है। दूर की कौड़ी है ना। इसको और भी किस तरीके से समझ सकते हैं, बहुत दूर होना, अलग होना। जैसे एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास दो जून की रोटी का बंदोबस्त नहीं है, और वह कोई ऐसी कल्पना कर रहा है, सोच रहा है ना, कि वो बिल्कुल जो है महल में बैठेगा 2 दिन बाद, तो यह उस प्रकार से क्या है, उसकी वो अफवार कराई है। समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। अ वेदर इन अ फीदर इन अ कैप, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अ फीदर इन अ कैप, फीदर माने क्या होता है, पंख। शाब्दिक मीनिंग इसका क्या होता है, पंख होता है, राइट। इन वंस कैप, किसी की कैप में पंख लगा होना। बात समझिए, जैसे किसी के पास पहले से कोई कैप है ना, सिर पे उसके लगी हुई है, और उसमें डेकोरेशन के लिए और अलग से मोर पंख लगा दिया गया, तो वो क्या है, उसकी शोभा बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है, शोभा बढ़ा रहा है। तो इस प्रकार से किसी, इसका मतलब क्या निकलेगा, अ फेयर वेदर, अ फीदर इन वंस कैप, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, सम्मान, उपलब्धि। गेटिंग सेलेक्टेड इन द सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में उपलब्धि हासिल करना, है ना, या सिलेक्शन पाना। क्या पाना, सिलेक्शन पाना, किसमें, सिविल सर्विसेज में। इज अ फेदर इन हिज कैप, मीन्स वैसे भी वो पहले से बहुत ही सम्मानित है, लेकिन जब से उसका सिलेक्शन किस में हुआ, सिविल सर्विसेज में हुआ है, तो देखा जाए वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह एक प्रकार से अ फेदर इन हिज कैप है, यह उसके सम्मान में बढ़ोतरी करता है। समझ गए, अ फीदर इन वंस कैप, तो वंस जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पर व्यक्ति आया है तो आप यहाँ पे वंस की जगह पर वन का प्रयोग तभी करते हैं जब आपका सब्जेक्टिव भी वन हो, राइट। तो पजेसिव भी हम वंस करते हैं, है ना। लेकिन जब आपका यहाँ पर गेटिंग सेलेक्टेड इन सिविल सर्विसेज इज फेदर इन हिज कैप, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, ध्यान दीजिए, हिज का प्रयोग किया गया है। मतलब किसी पर्सन के बारे में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ही, तो पजेसिव किस क्या हो जाएगा, इसका हिज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर, है ना,
इसका प्रयोग किया गया है। पब्लिशिंग अ रिसर्च पेपर को पब्लिश करवाना, विल बी अ फीदर इन योर कैप, वह एक प्रकार से क्या साबित हो जाएगा, आपके लिए अ फेदर इन योर कैप, मतलब यदि आप इसको क्या कर देते हैं, पब्लिश करवा देते हैं, है ना, रिसर्च पेपर, तो ये आपके लिए क्या होगा, अ फेदर इन योर कैप, मीन्स इससे आपका सम्मान बढ़ जाएगा, आपको एक बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाएगी, देख लें, ठीक है। अ फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज, फूल माने क्या होता है, मूर्ख, क्या होता है, मूर्ख, और पैराडाइज माने क्या होता है, स्वर्ग, मूर्ख का स्वर्ग। जैसे एक इडियट है, और इडियट क्या कर रहा है, वो ऐसी सी बातें कर रहा है कि वो, है ना, एक बहुत ही बड़े पद पर बैठा हुआ है ना, उसकी बातचीत किससे हो रही है, पीएम से हो रही है, मीन्स जिस तरीके से मनगढ़ंत बात करता है वो एक मूर्ख टाइप का व्यक्ति, है ना, तो वो कहीं ना कहीं यदि ऐसी कोई बात सामान्य व्यक्ति भी करता है तो कहा जाता है कि वह एक प्रकार से क्या है ना, वह एक फूल्स पैराडाइज की बात कर रहा है, कल्पित सुख की बात कर रहा है, जो कि संभव होने वाली नहीं है, मूर्खता भरी कल्पना है, ठीक है। मतलब कल्पना भी करना एक अपने औकात के हिसाब से ठीक होती है, यदि औकात से बाहर किसी चीज़ के बारे में सुख की कल्पना की जा रही तो वही क्या है, फूल्स पैराडाइज है, क्या है, फूल्स पैराडाइज है। देखो, स्टूडेंट्स हु इग्नोर स्टडीज, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, और उन्हें लगता है कि आने वाला जीवन उनका सुखमय होगा, तो वो भैया क्या है, वह रह रहे हैं कहाँ पर, इन हिज फूल्स पैराडाइज, कहाँ रह रहे हैं, अपने ही फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं, राइट। मीन्स वो अपनी कोरी कल्पना में रह रहे हैं, सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ही थिंक्स मनी विल कम, वो सोचता है कि पैसा क्या करेगा, आ जाएगा, कम विदाउट हार्ड वर्क, बिना मेहनत के, बिना हार्ड वर्क के, तो समझो ही इज इन अ पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज, मतलब क्या है, वह एक कल्पित सुख की बात कल्पना कर रहा है, मीन्स वो एक मूर्खतापूर्ण कल्पना कर रहा है, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं कि आपको बिना मेहनत के सफलता मिल जाएगी, तो समझ लीजिए आप क्या हैं, आप एक फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं, मूर्ख के, है ना, द्वारा निर्मित एक स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं, जो कि वास्तविकता में कभी संभव होने वाला नहीं है। अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, है ना, इन दोनों का मतलब क्या है, पर्याप्त होता है, क्या होता है, गुड डील मिल जाए, है ना, ग्रेट डील मिल जाए, तो उसका मतलब क्या होता है, अ लॉट ऑफ, सफिशिएंट, पर्याप्त, बहुत काफ़ी मात्रा में, बहुत या फिर काफ़ी मात्रा में, ठीक है। सी स्पेंट अ गुड डील, यहाँ पे ग्रेट डील भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उसने खर्च किया, क्या किया, अ गुड डील मतलब पर्याप्त, ऑफ टाइम ऑन हर प्रोजेक्ट, मीन्स अपने प्रोजेक्ट पे उसने पर्याप्त, सी स्पेंट अ गुड डील, अपने प्रोजेक्ट पर उसने, है ना, पर्याप्त समय बिताया, लगाया, ऑन हर प्रोजेक्ट, अ गुड डील ऑफ मनी, मतलब पैसे की एक अच्छी मात्रा, कितनी, अ गुड डील ऑफ मनी, मीन्स एक ग्रेट अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट, इज नीडेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस, इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए अ ग्रेट डील की आवश्यकता है, मीन्स एक गुड डील ऑफ मनी की आवश्यकता है ना, पर्याप्त पैसे की जरूरत है, ठीक है, थोड़े पैसे में काम चलने वाला नहीं है, कितने पैसे की आवश्यकता है, अ गुड डील ऑफ मनी। अब यदि आप ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ही आप ना तैयार करें कि ये परीक्षा में पूछा जाएगा, तो भी देखिए, यदि आप अपने बोलचाल की भाषा में, आप अपने ट्रांसलेशन में, आप अपने ऐसे में, है ना, इस प्रकार के इडियम्स और फ्रेजेस का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी जो राइटिंग होगी, उसका जो प्रभाव होगा, वहाँ पर भी देखने को मिलेगा, आपको जो है बहुत अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको सिर्फ 2 नंबर के लिहाज से ही ना पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कहीं पर भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं, और ये जो शब्द हम अभी आपको करवा रहे हैं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही पूछे ही जाते हैं, कई बार ये पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, जैसे अ गुड डील हो गया, अ ग्रेट डील हो जाएगा, अ फूल्स पैराडाइज हो जाएगा, ये सब बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ें, नेक्स्ट वर्ड आपका है अ हार्ड पिल टू swallow, पिल माने क्या होता है, खुराक, जो आप कोई दवाई खाते हैं, टैबलेट लेते हैं, वो क्या है, पिल है,
और हार्ड है, हार्ड मतलब कठिन है। अर्थात जब कोई दवा आप लेते हैं और उसको दवा बहुत ही कड़वी है, तो क्या हो जाएगा, कड़वी सच्चाई, कठिन बात स्वीकार करना। समझ रहे हैं, क्या करना, कठिन बात स्वीकार करना, कड़वी सच्चाई। मीन्स स्थिति बहुत ही जटिल है, कड़वी है, लेकिन आपको उसको सामना करना पड़ रहा है। जैसे फेलिंग इन द एग्ज़ाम, परीक्षा में फेल होना, वाज अ हार्ड पिल, वह उसके लिए क्या था, हार्ड पिल था। क्या था, हार्ड पिल। मीन्स अब क्या करे, फेल हो गया था, उस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब करना क्या था, करना पड़ ही रहा था। तो यह उसके लिए स्थिति कैसी थी, अ हार्ड पिल टू स्वेलो। स्वेलो माने निगलने, अर्थात निकलते समय, है ना, यदि कोई दवा आपको कठिनाई का एहसास दिलाती है तो वो क्या हो जाएगा, अ हार्ड पिल टू स्वेलो। मीन्स एक आप ऐसी स्थिति में हैं जो स्थिति आपके लिए बहुत ही कष्टकर है, लेकिन उससे आपको गुजरना पड़ रहा है, तो वो आपके लिए क्या कहा जाएगा कि वो आप अ हार्ड पिल टू सैलो है। ये आपके लिए क्या है, अ हार्ड पिल टू सैलो है। आप ये समझिए, मैं इनको इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं जोर दे रहा हूँ कि ये बात आपके दिमाग में उतर जाए, ठीक है। फॉर हिम, उसके लिए, मतलब उसके लिए सब फेल होना, है ना, ये परीक्षा में फेल होना कैसा था, अ हार्ड पिल, मीन्स उसके लिए बर्दाश्त करने से ये बड़ा ही कठिन था। नेक्स्ट वर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और क्लियर करने के लिए। द टीचर्स क्रिटिसिज्म, अध्यापक ने जो आलोचना की, क्रिटिसिज्म किया, वाज अ हार्ड पिल टू सैलो, वह कैसा था, एक कड़वी, है ना, दवा के समान था। अध्यापक ने जो क्या किया, आलोचना की, कटाक्ष किया, व्यंग्य किया, कमेंट किया, वह एक प्रकार से क्या था, ए हार्ड पिल टू सैलो, एक कड़वी दवा के समान था। बट इट हेल्प मी इम्प्रूव, उस समय तो बहुत ही कठिन लगा उनकी बातें सुनने में। मीन्स उन्होंने जो आलोचना की, डांट दिया, डांट फटकार लगाई सबके सामने, वह उस समय बहुत ही क्या थी, कड़वी दवा लग रही थी, मतलब बर्दाश्त कर पाना एक प्रकार से मुश्किल लग रहा था। लेकिन उनके उस डांट की वजह से बाद में मुझे बहुत फ़ायदा मिला, मैं बहुत मेहनत करने लगा और दोबारा उस तरीके की कोई जो है गलती नहीं की। अर्थात क्या हुआ, यह जो उनकी डांट थी, क्रिटिसिज्म था, वो क्या साबित हो गया, एक प्रकार से मेरे लिए एक कड़वी दवा साबित हो गई। मीन्स एक कड़वी दवा अक्सर क्या होती है, मतलब जो असरदार दवा होती है वो अक्सर कड़वी ही होती है, जो खाते समय, है ना, बहुत ही कड़वी लगती है, लेकिन उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। समझ गए, अ हार्ड पिल टू सैलो का मतलब कड़वी दवा, जो कि पीने खाते समय बहुत ही कैसी लगती है, हार्ड लगती है, उसे पी पाना कठिन लगता है, लेकिन बाद में उसका फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं। अ हरकुलियन टास्क, अ हरकुलियन टास्क, हरकुलियन मानी क्या होता है, जैसे पहले एक आती थी साइकिल, है ना, क्या आती थी, साइकिल, हरकुलिस करके लिखा हुआ होता था, उसमें एक व्यक्ति बना होता था पीछे, है ना, जो लोगो होता था, वो पूरी ग्लोब को, पृथ्वी को अपने सिर पे उठाए रहता था। समझ रहे हैं, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि वो इतना शक्तिशाली है कि वो पृथ्वी को अपने सिर पे उठाए हुआ है। आप इसको ऐसे समझने के लिए, याद कर रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसी से संबंधित है हरकुलियन टास्क, बहुत ही कठिन कार्य, दुरूह कार्य। समझ रहे हैं, कैसा काम, दुरूह काम, हरकुलियन टास्क। जैसे कंप्लीटिंग द सिलेबस इन 1 मंथ, एक मंथ में सिलेबस को कंप्लीट करना, इज अ हरकुलियन टास्क, क्या है, एक हरकुलियन टास्क है, एक साहसिक काम है, ठीक है। कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इन बिग सिटीज इज हरकुलियन टास्क, इज अ हरकुलियन टास्क, मतलब बड़े शहरों में कंट्रोलिंग पॉल्यूशन, बड़े शहरों में पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाना, इन बिग सिटीज इज अ हरकुलियन टास्क। जैसे दिल्ली जैसे शहर में अभी ठंड का मौसम जब से स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पर पोल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है। बहुत बड़े शहर हैं, संसाधन सुविधाएं सब कुछ होने के बावजूद भी पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाना एक बहुत ही मशक्क़त का काम है। अधिकारियों को और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, है ना, उस उनके लिए बड़ी चुनौती का काम है कि किस प्रकार से इसको कंट्रोल में किया जाए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पर्वत पे चढ़ना, है ना, सफल चढ़ाई करना, ठीक है, एक कैसा काम है, एक हरकुलियन टास्क है, एक दुरूह काम है, आसान काम नहीं है, एक दुरूह काम है, कठिन काम है, राइट, समझ गए। अ फार्मर्स लाइफ इज आल्सो, है ना, फार्मिंग इज आल्सो अ हरकुलियन टास्क, है ना, सोल्जर्स वर्क इज आल्सो अ हरकुलियन टास्क, उनका भी काम कैसा है, दुरूह है, कठिन है, क्योंकि उनको दिन रात चुनौती का सामना करना पड़ता है, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अ हॉर्नेट्स नेस्ट, अ हॉर्नेट्स नेस्ट, बड़ी मुसीबत, क्या बड़ी मुसीबत। हॉर्नेट्स नेस्ट, बड़ी मुसीबत, झंझट का काम, क्या झंझट का काम। हिज रूड कमेंट, उसका रूखा जो कमेंट था, स्टायर्ड, उसने स्टायर कर दिया। क्या कर दिया? स्टायर माने क्या होता है? जैसे आपका अ, पानी है ग्लास में रखा हुआ और आप उसमें क्या है, उसको हिला देते हैं खूब अच्छी तरह से, तो उसको क्या करना होता है, या उसमें कुछ कंकड़ पत्थर डाल देते हैं, तो मतलब आपने क्या किया, उसको स्टायर कर दिया। क्या कर दिया? स्टायर कर दिया है। समझ रहे हैं? तो स्टायर का मतलब समझ में आ गया होगा। हिज रूड कमेंट, उसका जो रूड कमेंट था, रूड मतलब रूखा व्यवहार था, मतलब जो उसने बड़ी बेरुखी से बात कही, उसने स्टायर कर दिया। अ हॉर्नेस्ट नेस्ट इन द क्लास ग्रुप, क्या हॉर्नेस्ट नेस्ट इन द क्लास ग्रुप, पूरी क्लास ग्रुप में झंझट का मतलब मुसीबत खड़ी कर दी। क्या खड़ी कर दी? हिज रूड कमेंट स्टार्ड हॉनेस्ट नेस्ट, उसके रूड कमेंट ने, उसके रूखे व्यवहार ने मुसीबत खड़ी कर दी। क्या खड़ी कर दी? मुसीबत, पूरे क्लास ग्रुप में। इंटरफेयरिंग इन दैट डिस्प्यूट, उस मामले में, उस मामले में इंटरफेयर करना, है ना, दखल देना। इन दैट डिस्प्यूट, उस डिस्प्यूट में, विल बी लाइक किकिंग अ हॉनेस्ट नेस्ट, वह एक प्रकार से क्या हो जाएगा, है ना, मतलब जो है मुसीबत, मुसीबत मोल ले लेना। क्या लेना? मुसीबत मोल ले लेने के समान होगा। तो अ हॉर्नेस्ट नेस्ट का मतलब क्या है? अ हॉर्नेस्ट नेस्ट, बड़ी मुसीबत या झंझट का काम। इंटरफेरिंग इन दैट डिस्प्यूट विल बी लाइक किकिंग अ हॉर्नेस्ट नेस्ट, मतलब जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहीं वहाँ पर भी इंटरफेयर कर देने से आपको मुसीबत में जब आप फंस जाते हैं, पड़ जाते हैं, तो अब समझ लीजिए आपने क्या किया है, अ हॉनेस्ट नेस्ट को किक किया है। समझ रहे हैं? मीन्स आपने क्या किया है, बर्रे के छत्ते में, है ना, बर्रे के छत्ते में आपने उसको छेड़ दिया है, स्टार कर दिया है। ठीक है? तो अब जाहिर सी बात है, बर्रे क्या करेंगे, आपको दौड़ाएंगे, है ना, क्योंकि आपको वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी उनको छेड़ने की, आपने छेड़ दिया है। मीन्स आपका रूड कमेंट, समझ रहे हैं, यदि आपने शालीनता से बात की होती तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आपने यदि रूडली बात किया है तो वहाँ पर क्लास में क्या हो गया, झंझट, क्लास में जो है झंझट हो गया, मतलब दोस्तों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया आपके एक रूड बिहेवियर की वजह से। ठीक है? तो ये आपने क्या किया है, बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया है। क्या किया है? बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया है। हॉर्स लाफ, है ना, हॉर्स मैंने घोड़ा, लाफ में हंसना। अब घोड़े के हंसने से, घोड़े के हंसने से, घोड़े के हंसने से यहाँ तात्पर्य क्या है, बेहुदा भद्दी हंसी। द क्लास के हॉर्स लाफ, क्लास ने क्या किया, एक हॉर्स लाफ किया, है ना, व्हेन ही स्लिप्ड ऑन द स्टेज, जब वो स्टेज पर क्या हो गया, जब वो स्टेज पर स्लिप कर गया, तो वहां पर ही स्लिप्ड ऑन द स्टेज, क्लास ने क्या किया, गेव अ हॉर्स लाफ, घोड़ों, घोड़े की तरह हंस, जो है वहां पर ठहाके लगा दिए। बेहुदा हंसी मतलब आप जब किसी एक घटना पर इस तरीके से, है ना, बिना संजीदगी के आप का रिएक्शन होता है तो वो क्या कहलाता है, बेहुदा हंसी, है ना। ही स्लीप जोक, उसकी मूर्खतापूर्ण जोक, ड्रिव ओनली अ हॉर्स लाफ, भाई उसका जो जोक था वो क्या था, उसका जो मजाक था वो सिली था, मूर्खतापूर्ण था, जिसकी वजह से ड्रिव अ लाफ फ्रॉम द बैक बेंचर्स, है ना, उसके मूर्खतापूर्ण मजाक से ठहाके लगने लगे, हंसी, बेहुदा हंसी छूटी कहाँ से, पीछे की बेंचेस से लोग हंसने लगे। समझ रहे हैं? इनको थोड़ा और क्लियर करते हैं।
जैसे अ हॉर्नेस्ट नेस्ट मतलब बर्रे के छत्ते में क्या करना, हाथ डालना। एक प्रकार से देखा जाए, महाभारत में जब द्रौपदी हंस पड़ती हैं, जब दुर्योधन को पता नहीं होता है कि आगे जो संगमरमर लगा हुआ है ना, और वो उसको लगता है कि यहाँ पर वो तालाब है या पानी है, और जिसकी वजह से उसे देख करके द्रौपदी उसे हंस पड़ती है, उस पर हंस पड़ती है, और उस हंसी की वजह से उस हंसी को उसको बड़ी संजीदगी से ले लेता है दुर्योधन, और ठानता है कि वो उसको इंसल्ट के रूप में ले लेता है, और वहीं से उसने सोच लिया कि वह है ना उनको मजा चखाएगा, और फिर आगे चल करके महाभारत जैसी नौबत आ जाती है। तो देखा जाए यह एक प्रकार से अ हॉनेस्ट नेस्ट था यहाँ पर। ठीक है, क्या था हॉनेस्ट मतलब बड़ी मुसीबत मोल ले लेना वहाँ पर हालांकि उनका कोई इंटेंशन नहीं था उनको मजाक करने का, इंसल्ट करने का, लेकिन यह एक प्रकार से वहाँ पर क्या हुआ, उनके लिए एक हॉनेस्ट नेस्ट साबित हुआ, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अ हॉर्स लाफ किया। हॉर्स लाफ किस क्या किया, वहाँ पे जो हंसना नहीं चाहिए था, कंट्रोल रखना चाहिए था, वो नहीं हो सका, वहाँ पर वो हंसने लगी, ठहाके लगाया उन्होंने। राइट, आगे बढ़ते हैं। अ लेम एक्सक्यूज, अ लेम एक्सक्यूज माने लेम एक्सक्यूज, एक्सक्यूज माने बहाने बनाना। ठीक है, और लेम मतलब अपंग। द टीचर डिड नॉट एक्सेप्ट हिज लेम एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, अध्यापक ने उसके लेम एक्सक्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके झूठे बहाने को एक्सेप्ट नहीं किया, अध्यापक ने उसके झूठे बहाने को एक्सेप्ट नहीं किया। कमिंग विदाउट होमवर्क एंड गिविंग अ लेम एक्सक्यूज इज अ बैड हैबिट, है ना। कमिंग विदाउट होमवर्क, बिना होमवर्क के चले आना, और फिर क्या करना, क्लास में आकर के अध्यापक के सामने एक लेम एक्सक्यूज देना, झूठा बहाना बनाना। क्या करना, बहाने बनाना, एक्सक्यूज करना मतलब कोई ना कोई बहाने बना देते हैं और होमवर्क करके नहीं लाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, लेम एक्सक्यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लेम एक्सक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो लेम मतलब जो चल फिर ना पा रहा हो। ठीक है, एक्सक्यूज माने क्या है, बहाने बनाना। तो ऐसा बहाना बनाना जो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाए, कहीं ना कहीं क्या हो, पकड़ में आ जाए। जैसे टीचर के सामने यदि आप होमवर्क करके नहीं जाते हैं और आप बताते हैं कि सर ये हुआ वो हुआ, किताब वहाँ रह गई, कॉपी यहाँ रह गई, बिजली चली गई थी, तो ये आप क्या कर रहे हैं, यू आर गिविंग अ लेम एक्सक्यूज, मीन्स आप एक झूठा बहाना बना रहे हैं, और ये आपको लगता है कि आप अपनी बात को सही तरीके से सही सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको पकड़ लिया जाता है, पता चल जाता है कि सचमुच आप झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं। ठीक है, राइट, आगे बढ़ते हैं। लॉपिंग स्टॉक, स्टॉक माने क्या होता है, कोई चीज़ का मतलब एक स्टॉक लगा होना, है ना, भारी मत। लाफिंग मीन्स हंसना, हंसी का पात्र, क्या, हंसी का पात्र। हिज रॉन्ग आंसर, उसके गलत उत्तर ने मेड हिम अ लाफिंग स्टॉक इन द क्लास। जैसे कोई लड़का है और उसने क्या किया, गलत उत्तर दे दिया, वो भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, उसको लगता है कि हाँ, समझ रहे हैं, उस तरीके से, और बहुत ही कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ उसने क्या किया, उत्तर दिया, और वो उत्तर उसका गलत निकल जाए, तो सारे बच्चे क्या करते हैं, हंस लेते हैं। तो वहाँ पर उसकी कंडीशन क्या हो जाती है, वो क्या, उसे क्या कहा जाएगा, है ना, ही बिकम्स अ लाफिंग स्टॉक, वो हंसी का पात्र बन जाता है। क्या बन जाता है, हंसी का पात्र। डोंट बिहेव पुलिसली इन पब्लिक, पब्लिक में क्या करना है, पब्लिक में आपको मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। डोंट बिहेव पुलिसली इन पब्लिक, सार्वजनिक जगह पर मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना नहीं चाहिए। यू विल बिकम अ लाफिंग स्टॉक, नहीं तो आप क्या बन जाएंगे, है ना, हंसी के पात्र बन जाएंगे। लाफिंग स्टॉक, लाफिंग मतलब हंसना, स्टॉक मीन्स क्या होता है, जैसे बहुत भारी मात्रा में कोई, यदि जैसे कहते हैं नहीं हमारे पास इसका तो स्टॉक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्टॉक मीन्स बहुत ही मात्रा में कोई अमाउंट, है ना, किसी चीज़ की अधिक मात्रा में उपलब्धता होना क्या कहलाता है, स्टॉक होना। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाइन शेयर, ये 20 नंबर होगा। अलाइन शेयर, लाइन मीन्स शेयर, शेयर मीन्स हिस्सा, एक शेयर का हिस्सा, एक शेयर मतलब शेर, राइट, शेर का भाग। तो शेर क्या करता है, शेर जो है यदि उसको कोई कुछ खाना है या उसको शिकार मिला है, मान लेते हैं कोई शिकार मिला है, तो और उसमें वहाँ पर बहुत अन्य जानवर भी हैं, तो अन्य जानवर तभी पाएंगे
जब शेयर क्या करेगा, वहाँ से अपना शेयर ले लेगा, अर्थात जो लायन होगा वो वहाँ पर अपना शेयर ले लेगा, तो शेयर वहाँ पर क्या करेगा, बाकी लोगों को उतना ही देगा जितना उसके पेट भरने से बच जाएगा। राइट, क्या करने से बच जाएगा, पेट भरने से बच जाएगा। मतलब मान लेते हैं उसको शिकार मिला है, कोई उसको मेमना मिलता है और या भेड़ बकरी जो भी कुछ उसने शिकार बनाया है, और वो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा खा लेगा उसको, और फिर जो छूटेगा वो बाकी लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर शेयर का मतलब क्या है, लाइन शेयर का मतलब क्या है, सबसे बड़ा हिस्सा। क्या होना, सबसे बड़ा हिस्सा। द एल्डेस्ट ब्रदर टुक द लाइन शेयर ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट। जो सबसे बड़ा भाई है उसने लाइन शेयर ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट, उसने क्या किया, लाइन शेयर ले लिया। मीन्स लाभ का, जो लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसने ले लिया, बड़े भाई ने ले लिया। किसने ले लिया, बड़े भाई ने। द कोच गॉट अ लाइन शेयर ऑफ द क्रेडिट फॉर द टीम्स विक्ट्री। राइट, टीम ने जो विजय हासिल की, किसी टीम ने, मान लेते हैं क्रिकेट टीम है और उस क्रिकेट टीम को सफलता मिल जाती है, तो उस सफलता का श्रेय किसको मिला, कोच को मिला, प्लेयर्स को नहीं। बात आई कि हाँ, प्लेयर्स को जिसने कोच किया, जिसने सिखाया, है ना, उसकी वजह से, उनकी अच्छी कोचिंग की वजह से, उनकी अच्छी ट्रेनिंग की वजह से प्लेयर्स ने क्या किया है, मैच जितवाया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द कोच गॉट लाइन शेयर मीन्स ऑफ द क्रेडिट, जो क्रेडिट मिला, क्या मिला, क्रेडिट जो मिला है फॉर द टीम्स विक्ट्री, टीम के जीतने का जो क्रेडिट मिला है ना, उस वो सबसे ज़्यादा किसको मिल गया, कोच को मिल गया। तो कोच के लिए क्या कहा जाएगा, ही गॉट अ लाइन शेयर ऑफ द क्रेडिट, उसको जीत का जो श्रेय मिला है, कितना मिला, लाइन शेयर, मतलब बड़ा हिस्सा मिल गया। क्रिकेटर्स को, प्लेयर्स को कम सराहना मिली, बल्कि कोच को ज़्यादा सराहना मिली, तो उसे क्या प्राप्त हुआ, अ लाइन शेयर प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका अ मैन ऑफ लेटर्स। मैन मतलब मनुष्य, व्यक्ति, लेटर्स मतलब अक्षर, लेटर या फिर पत्र, है ना। तो यहाँ पर इनकी आप शाब्दिक मीनिंग देखेंगे तो इनसे कोई लेना देना नहीं निकलेगा आपको, समझ रहे हैं। इडियम के रूप में इसका मतलब क्या हो जाए, अ मैन ऑफ लेटर्स, अक्षरों वाला आदमी, मीन्स पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति, मतलब जिसका लेना देना किससे है, अक्षरों से है। ठीक है, ज्ञानी व्यक्ति कह सकते हैं, विद्वान लेखक कह सकते हैं, प्रख्यात साहित्यकार कह सकते हैं, अ मैन ऑफ लेटर्स। जैसे तुलसीदास वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, है ना। प्रेमचंद इज रिमेंबर्ड एज अ मैन ऑफ लेटर्स इन हिंदी लिटरेचर। समझ रहे हैं, हिंदी लिटरेचर में प्रेमचंद को अ मैन ऑफ लेटर्स माना जाता है। क्या माना जाता है, अ मैन ऑफ लेटर्स माना जाता। ठीक है, अ मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान लेखक मतलब फेमस राइटर माना जाता है, फेमस राइटर माना जाता है। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज अ ग्रेट टीचर, राधा कृष्णन एक महान अध्यापक थे, एंड अ मैन ऑफ लेटर्स, और वो क्या थे, अ मैन ऑफ लेटर्स थे। एक महान अध्यापक थे और साथ ही साथ में एक अ मैन ऑफ लेटर्स थे, मीन्स विद्वान लेखक थे। ठीक है, एक प्रख्यात लेखक थे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे हम, अ मैन ऑफ पार्ट्स। ध्यान दीजिए, ये मिलते जुलते हैं लेकिन यहाँ पर मैन ऑफ पार्ट्स हो गया है ना। तो पार्ट्स मतलब यहाँ बहुकुशल व्यक्ति, कई कलाओं में निपुण, पार्ट्स की बात आ रही है। अ मैन ऑफ पार्ट्स मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, मल्टी टैलेंटेड है ना, मतलब कई विधाओं में निपुण है, उसे क्या बोलेंगे, अ मैन ऑफ पार्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अ मैन ऑफ पार्ट्स, ही इज अ मैन ऑफ पार्ट्स, वह एक अ मैन ऑफ पार्ट्स है, बहुकुशल व्यक्ति है, कई क्षमताओं का धनी है ना, कई प्रकार की उसमें क्षमताएं, अ मैन ऑफ पार्ट्स है वो। क्योंकि क्या क्या किस किस चीज़ में पारंगत है, ही इज़ गुड एट म्यूजिक, संगीत में बहुत अच्छा है, स्पोर्ट में बहुत अच्छा है, और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। तो उसे हम क्या कहेंगे, अ मैन ऑफ पार्ट्स कहेंगे, है ना। अ मैन ऑफ पार्ट्स इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड इन सोसाइटी। जो अ मैन ऑफ पार्ट्स होता है, पार्ट नहीं पार्ट्स, राइट, ध्यान रखिए। अ मैन ऑफ पार्ट्स एक ऐसा आदमी जो उसमें कई पार्ट हैं, कई पार्ट मतलब कई स्किल्स हैं, क्या हैं, स्किल्स हैं, राइट। ऑलवेज रेस्पेक्टेड इन सोसाइटी, एक मैन ऑफ पार्ट्स को, एक बहुकुशल व्यक्ति को, है ना, जो है समाज में हमेशा सम्मान मिलता है। क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। जैसे हम बात करते हैं, गांधी जी वाज आल्सो अ मैन ऑफ पार्ट्स। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ एक राजनेता ही नहीं थे, नेता ही नहीं थे, है ना, विद्वान व्यक्ति थे, फिलोसफर थे, समाज सुधारक थे। ठीक है, एक बैरिस्टर थे,
तो ही वॉज अ मैन ऑफ आर्ट्स, राइट। यदि हम बात करते हैं राधा कृष्णन जी की, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो वो भी क्या है, मैन ऑफ आर्ट्स है ना। वो राजनेता होने के साथ साथ विद्वान, है ना, फिलोसफर, राइटर, सब कुछ थे। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे, अ मैन ऑफ आर्ट्स थे। तो इस प्रकार से अ मैन ऑफ आर्ट्स मतलब क्या है, कई विधाओं में, कई स्किल्स में निपुण होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ये अ मैन करके ये तीसरा वर्ड आ रहा है आपका, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ये कैसा आदमी, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ माने क्या होता है, जो तिनका होता है। क्या होता है, तिनका मतलब जो आपका तिनका नहीं समझ रहे हैं, जो किसी जो चिड़िया उठा के लाती है, तिनका तिनका जोड़ती है ना, उसे बोलते हैं, समझ रहे हैं। और फिर उससे घोंसला बनाती है, उस हम तिनके की बात कर रहे हैं। भूसा आप कह सकते हैं, स्ट्रॉ, राइट। तो यहाँ पे अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या है, देखिए, जैसे तिनका क्या होता है, यदि कोई पड़ा हुआ है और हवा चलती है, क्या चलती है, हवा, तो तिनका क्या है ना, जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, समझ पा रहे हैं ना। तो, तो वही तिनका, एक छोटा सा कुछ भी सहारे के रूप में मिल जाना, है ना। हवा चलती है तो तिनका क्या होता है, कहीं पे पड़ा हुआ है छोटा सा, और वो इधर को हवा चली तो उधर उड़ गया, इधर हवा चली तो उधर उड़ गया, तो इस तरीके से वो स्थिर नहीं रहता है ना। और वह क्या करता है, इधर से उधर उसको भटकना पड़ता है। तो इसी प्रकार से अ मैन एक ऐसा आदमी जो स्ट्रा वाला हो। स्ट्रा का मतलब क्या है, और एक स्ट्रा होता है जिसको हम किसी कभी पेय पदार्थ पीने के लिए, जैसे जूस वगैरह के लिए आपको एक स्ट्रा दिया जाता है, उसी से आप क्या करते हैं, पीते हैं, है ना। एक पाइप होती है और उसके माध्यम से आप क्या करते हैं, उसे आ, पीते हैं। तो कमजोर इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, अ मैन ऑफ स्ट्रा होता है, अ मैन ऑफ स्ट्रा होता है, ठीक है। कमजोर इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, अ मैन ऑफ स्ट्रा होता है। ही कैन नॉट रिफ्यूज एनीवन, वह किसी को भी रिफ्यूज नहीं करता, मना किसी को नहीं करता। ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रा, बहुत ही कमजोर इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति है। जो भी व्यक्ति कहता है उसको, जो उससे बात करता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, किसी को मना नहीं कर पाता है। बड़ी ही कमजोर इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति है ना। किसी ने कुछ कहा तो उसने कहा यस, किसी ने कुछ कहा तो उसने कहा यस, जबकि हार्दिक इच्छा हो सकती है उसकी वैसी ना हो, तो वो क्या है, कमजोर इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति है, राइट। किसी ने कहा कि चलो वहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, चल दिया। किसी ने कहा कि चलो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई बहुत जरूरी है, हाँ ठीक है चलो पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या है, अ मैन ऑफ स्ट्रा है, ठीक है। ही कैन नॉट रिफ्यूज एनीवन, वो किसी को मना नहीं कर सकता है। ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रा। अ लीडर मस्ट बी स्ट्रांग, नॉट अ मैन ऑफ स्ट्रा। नेता को हमेशा क्या रहना चाहिए, एक अ मैन ऑफ स्ट्रा रहना चाहिए, है ना। एक स्ट्रांग व्यक्ति रहना चाहिए, सॉरी, उसे कैसा रहना चाहिए, स्ट्रांग व्यक्ति रहना चाहिए, उसे अ मैन ऑफ स्ट्रा नहीं रहना चाहिए, समझ रहे हैं। क्योंकि नेता वो बहुत लोगों का एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। यदि उसके विचार क्षणिक होंगे, बदलते रहेंगे, तो उसके डिसीजंस, है ना, जनता के लिए भारी पड़ सकते हैं, ठीक है। किसी ने कह दिया कि हाँ युद्ध रुकना चाहिए, तो उसको यस, हाँ हाँ रुक जाना चाहिए, हो जाना चाहिए तो हो जाना चाहिए। मीन्स उसने, यदि वो अपने विचारों को स्थिर नहीं रखता है और गंभीरता से नहीं उनको इम्प्लीमेंट करता है, सोचता है विवेकपूर्वक, तो फिर समस्या हो सकती है। इसीलिए नेता को क्या होना चाहिए, एक स्ट्रांग विल पावर उसमें होनी चाहिए, उसे आ मैन ऑफ स्ट्रा नहीं होना चाहिए, है ना। बात बात में जिसकी इच्छा शक्ति क्या है, बदलती रहती है, कमजोर इच्छा शक्ति वाला नहीं। और नैरो स्केप, नैरो माने क्या होता है, संकीर्ण। जैसे कोई गली है और गली क्या है, उसमें से आप निकल नहीं पा रहे हैं, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, संकीर्ण, नैरो बोलेंगे। स्केप माने क्या होता है, बच निकलना, ठीक है। तो जब आप बाल बाल बचते हैं किसी मुसीबत से, राइट, मतलब किसी घटना में बाल बाल बचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, नैरो स्केप होना। क्या होना, नैरो स्केप होना, बाल बाल बचना। द बस हैड अ नैरो स्केप फ्रॉम एन एक्सीडेंट, जो बस जा रही थी, द बस हैड अ नैरो स्केप, वो बची बाल बाल, मतलब दुर्घटना होने से वह बाल बाल बची, अ नैरो स्केप। नहीं तो फिर क्या है, एक्सीडेंट हो सकता था। द चाइल्ड हैड अ नैरो स्केप व्हेन द बेस फेल, व्हेन द बेस फेल नियर हिम, है ना, जब उसके पास बेस गिरा तो वो बाल बाल बचा। क्या है, बच्चा बाल बाल बचा। आगे बढ़ते हैं। 25 है वर्ड, पेटिकोट गवर्नमेंट। क्या, पेटिकोट गवर्नमेंट, स्त्रियों का शासन। कैसा शासन, स्त्रियों का शासन। अब यहाँ पेटिकोट से मतलब किसी कपड़े से नहीं मतलब है ना, लगाया जाएगा। स्त्रियों का शासन, पत्नी या महिलाओं का हावी हो जाना। यदि कोई सिस्टम में इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, किसका, महिलाओं का, समझ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पेटिकोट गवर्नमेंट कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, पेटिकोट गवर्नमेंट। आप इसको आसानी समझ सकते हैं। पीपल
पीपल से देर इज़ अ पेटिकोट गवर्नमेंट इन हिज हाउस। उसके घर में सत्ता कौन सी है? अ पेटिकोट गवर्नमेंट है, अर्थात जो है शासन किसका चलता है? महिलाओं का चलता है। तो वो शासन क्या कहलाएगा? पेटिकोट गवर्नमेंट कहलाएगा, राइट। आगे बढ़ेंगे हम। एक एग्जाम्पल दूसरा भी देख लेते हैं इसका। क्या है? ही टेक्स नो मेजर डिसीजन। वह कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेता है विदाउट हिज वाइफ, अपने बिना पत्नी के। ठीक है। इट इज़ अ पेटिकोट गवर्नमेंट देयर। तो समझ लीजिए कि वहाँ पर कौन सा शासन चल रहा है? पेटिकोट गवर्नमेंट चल रहा है। समझ आइए, स्त्रियों का शासन है, महिलाओं का शासन है। नेक्स्ट वर्ड है अ क्विक्सोटिक प्रोजेक्ट। आज हम 25 करते हैं, नहीं तो फिर एक साथ में, है ना, बहुत समय तो लगेगा ही, और फिर याद करना भी आसान नहीं होगा। तो 25 करके हम अपनी सीरीज़ को चलाते हैं। यदि आप कहेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, ये नंबर आप वर्ड्स बढ़ा देंगे, लेकिन फ़िलहाल आज की क्लास में आप 25 ही तैयार करें फ़िलहाल, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको जो है आज की क्लास कैसी लगी है ना, ताकि हम उसमें इम्प्रूव कर सकें और आपके आवश्यकता अनुसार उसमें हम एनहेंस कर सकें। इनको रिवाइज़ कर लें फटाफट। अब बेड ऑफ रोजेस, फूलों की शेष। अब ब्लैक सीप मतलब एक बदनाम व्यक्ति। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक घटना, है ना। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब एक जो है झगड़े की जड़। और बोन ऑफ कंटेंशन होता है, बोन ऑफ डिस्प्यूट होता है। कॉक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी। ठीक है। डार्क हॉर्स, छिपा रुस्तम होना। डॉग, अ डॉग इन द मैंगन मतलब ना स्वयं कोई चीज़ उपयोग करना, ना दूसरे को करने देना। अब फेयर वेदर फ्रेंड मतलब मतलबी यार। अब फार क्राई, बहुत दूर की बात, है ना। अ फेदर इन वंस कैप, सम्मान। फूल्स पैराडाइज, कल्पित सुख की कल्पना करना। ठीक है। पैराडाइज, अ गुड डील ऑफ मतलब बड़ी मात्रा, है ना, पर्याप्त मात्रा। हार्ड पिल टू सेलो, कड़वी सच्चाई का सामना करना। हरकुलिन टास्क मतलब बहुत कठिन कार्य, दुरूह कार्य। हॉनेस्ट नेस्ट मतलब बड़ी मुसीबत, झंझट का कारण। हार्नेस मतलब बर्रे की छत्ते में हाथ डालना। हार्नेस, हॉर्स लाभ, बेहुदा हंसी, है ना, इनसिंसियर लाफ्टर। लेम एक्सक्यूज, झूठा या कमज़ोर बहाना, मतलब आप बहाना तो बना रहे हैं लेकिन वहाँ पर आप उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? लेम एक्सक्यूज। फिर क्या है? लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र बन जाना। लाइन शेयर मतलब सबसे बड़ा हिस्सा ले लेना। मैन ऑफ लेटर्स मतलब विद्वान लेखक। मैन ऑफ पार्ट्स मीन्स बहुत ही टैलेंटेड होना, मल्टी टैलेंटेड होना, कई विधाओं में निपुण होना। मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग मतलब कमजोर इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति। नैरो स्केप मतलब बाल बाल बचना। पेटीकोट गवर्नमेंट, स्त्रियों का शासन, है ना, पत्नी या महिलाओं का हावी होना आपके डिसीजन में। तो इस प्रकार से हमने 25 वर्ड्स कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आने 25 या 50